औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा सवाल जहाँ से मुनक़ते हुआ था हम अपने सवाल को वहीं से ही शुरू करते हैं। हमने कल ग्रॉस प्रॉफिट तक सवाल सॉल्व कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बहुत सिंपल सा उसूल है बेटा, हम पहले ट्रायल बैलेंस देखेंगे और फिर बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे। अच्छा, एक्सपेंस देखने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेबिट साइड पे देखना है, क्योंकि एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्रेडिट साइड पे नहीं मिलेगा। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट होगा तो प्लस कर लेंगे, क्रेडिट होगा तो माइनस कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो मुझे एक्सपेंस नज़र आ रहा है वो है सप्लाइज एक्सपेंस 12,750। अच्छा, ये सप्लाइज एक्सपेंस चूँकि एडजस्टिंग एंट्री में नहीं है इसलिए ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 12,750। फिर इसके बाद अगला एक्सपेंस है हमारा रेंट एक्सपेंस, डेबिट में 16,000। अच्छा, अब ये 16,000 डेबिट में है, जबकि मुझे यहाँ पर 4,000 क्रेडिट में नज़र आ रहा है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट माइनस कर देंगे, 16 में से 4 गए 12,000। फिर इसके बाद जो तीसरा एक्सपेंस है वो है सैलरी एक्सपेंस 75,500 डेबिट में। तो ये लिखा आपने सैलरी एक्सपेंस 75,500 डेबिट में, जबकि मुझे यहाँ पर भी डेबिट में नज़र आ रहा है 4,500। तो डेबिट और डेबिट दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये बन गया आपका 80,000। फिर वापस क्वेश्चन के अंदर मुझे नज़र आ रही है डायरेक्टर्स फीस, यानी डायरेक्टर फीस एक्सपेंस एंड ऑडिटर्स फीस। दोनों एडजस्टमेंट में नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से देख के लिख लूँगा। 50,000 है डायरेक्टर्स फीस एंड ऑडिटर्स फीस इज 35,000। सही है जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ट्रायल बैलेंस में मज़ीद कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा। सारे एक्सपेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस के हो गए मुकम्मल। जो एडजस्टमेंट से एडजस्ट होने वाले थे उनको हमने प्लस माइनस कर दिया, और जो विदाउट एडजस्टमेंट थे उनको डायरेक्ट लिख दिया। बट अभी भी हमारे सारे एक्सपेंस मुकम्मल हुए। अब हम देखेंगे हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री में कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो स्टिल अनटिक हैं। तो हमारे पास एक ये रहा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000, ये लिखा आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17,925। फिर इसके बाद बैडेड एक्सपेंस 1383। और इसके बाद मज़ीद कोई एक्सपेंस नहीं है, ख़त्म हो गए। अब हम कर लेंगे इन तमाम एक्सपेंसेस को टोटल, दैट इज़ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इनको कर लेंगे हम ऐड। 12,750, 12,000, 80,000 और 50,000, 35 और 15, 17,925 प्लस 1383, ये बना 2,24,058, 224,058। सही है जी। अच्छा, अब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस करेंगे। 1,91,750 में से 224,058। तो चूंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 32,308 को ये 32,308 ये कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं ऑपरेटिंग लॉस। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे अदर इनकम नज़र नहीं आ रही, देखिए अदर इनकम नहीं है हमारे पास यहाँ पे कहीं पर भी सवाल में। तो चूँकि हमारे पास सवाल में कहीं पर अदर इनकम नहीं है तो इसलिए हमें अदर इनकम ऐड नहीं करनी। और फिर उसके बाद बारी आती है टैक्स की, तो टैक्स भी नहीं है।
तो फिर ये जो आंसर आया है 32,308 ऑपरेटिंग लॉस, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे नेट लॉस। चूँकि आंसर माइनस में, इसलिए इसको हम लॉस लिखेंगे 32,308। सही है जी। तो बेटा ये हमारा जो है वो आज की इनकम स्टेटमेंट जो हमने कल शुरू की थी, कल वाले लेक्चर से स्टार्ट किया था हमने इसको, और आज हमने इसको यहाँ पे मुकम्मल किया। तो चूँकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नेट लॉस यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 32,308। सही है। अब हम जा रहे हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की तरफ। तो उस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए ये नेट लॉस मैं नोट कर चुका हूँ। Statement of retained earnings for the year ended। सही है जी। 2 कॉलम इसके ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं हम रिटेन अर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस। अमूमन ये बिगिनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, बट ये डेबिट में भी हो सकता है। अगर ये डेबिट में मिला तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो ये लिखा आपने रिटेन अर्निंग्स। सवाल में देखिए तो डेबिट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये रिटेन अर्निंग जो डेबिट में है, इसको मैं माइनस में लिख दूंगा 10,500। फिर हम प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो लेस करते हैं। तो हम माइनस कर देंगे इसमें से नेट लॉस 32,308। तो ये जो टोटल आंसर आया, ये दोनों को माइनस में लिख देंगे 32 और 10 42, 42,808 माइनस में। अच्छा, अब ये तो आया ही माइनस में, जबकि जो रिजर्व और डिविडेंड है वो तो हमें करने ही माइनस होते हैं। तो आ जाइए, अब हम माइनस करते हैं इसमें से डिविडेंड। और डिविडेंड के बारे में हमने ये बात डिसाइड की थी कि डिविडेंड हम सिर्फ डिक्लेयर्ड लेंगे, और डिक्लेयर्ड आपको डिविडेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पे डिविडेंड को टिक नहीं करूँगा। जब मैं रिजर्व लूँगा तो रिजर्व को टिक नहीं करूँगा। चूँकि मैं रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इसलिए मैं डिविडेंड लूँगा तब भी रिटेन अर्निंग को टिक करूँगा, रिजर्व लूँगा तब भी रिटेन अर्निंग को टिक करूँगा। क्योंकि ये डिविडेंड और रिजर्व उस वक्त टिक होंगे जब ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने डिविडेंड के लिए रिटेन अर्निंग को टिक किया 70,000। और दूसरी चीज़ हम लेस करेंगे रिज़र्व। और रिज़र्व के लिए मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि रिज़र्व हमने सिर्फ कौन सा लेना है, एंट्री वाला लेना है। ये बात मैं आप लोगों को रिटेन अर्निंग के चैप्टर में बता चुका हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एंट्री वाला रिज़र्व लेंगे आप। तो रिज़र्व में हमारे पास पहला रिज़र्व है जनरल रिज़र्व 15,000 और रिटेन रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसी 16,000। तो ये लिखा आपने जनरल रिज़र्व 15,000 और कॉन्टीजेंसीज 16,000। तो यह आ गया आपका टोटल डिविडेंड एंड रिजर्व्स 17,000 और 70,000 और 15, 16, 31, 1,01,000। तो ये तो हमने किया ही माइनस, और वो भी माइनस में। तो हमारे पास जो रिटेन अर्निंग का फाइनल आंसर आया, एंडिंग बैलेंस, वो भी माइनस में आया। कितना? 1,43,808 माइनस में। सही है जी।
अच्छा, अब इसकी चूँकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अब उस नेट लॉस की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिटेन अर्निंग की। तो मैं यहाँ पर रिटेन अर्निंग का आंसर लिख देता हूँ कि हमारा जो रिटेन अर्निंग है वो है माइनस में 143,808। सही है जी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ, और आज जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो हम क्लासिफाइड फॉर्म में बनाएंगे। ऑल्दो कि जो हमने लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी वो टी फॉर्म में थी, और वो भी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर उसने कहा है क्लासिफाइड तो फिर तो क्लासिफाइड ही बनानी है। अब इसके अंदर उसने क्या कहा है, इसके अंदर इन्होंने आपको कोई फॉर्म नहीं बताई, तो हम खुद से ही इसकी क्लासिफाइड बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो आइए, बेसर्स यूनिलीवर बैलेंस शीट एज एट December 31, 2015। अब हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लेते हैं, 1 2 3। सही है जी। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विटीज़। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी अकाउंटिंग की बैलेंस शीट फर्म और सोल प्रोप्राइटर से उलट बनती है। तो ये आ गई आपकी इक्विटीज़, और इक्विटीज़ में जो हम पहली चीज़ लिखेंगे वो क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी। ऑथराइज कैपिटल ना लिखें आप, कोई मसला नहीं है, वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी जब लिखवाया था तो उसको मैंने क्लोज कर दिया था। तो आप डायरेक्ट शेयर होल्डर इक्विटी से स्टार्ट कीजिए। शेयर होल्डर की टोटल 5 इक्विटीज़ हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 शेयर्स कैपिटल पॉजिटिव, शेयर्स प्रीमियम पॉजिटिव, शेयर डिस्काउंट नेगेटिव, रिटेन अर्निंग मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे आंसर मरतबा नेगेटिव में आया, एंड रिजर्व। सही है। तो हमारे पास सवाल के अंदर सबसे पहले पेड अप कैपिटल यानी शेयर्स कैपिटल है 3,50,000। ये लिखा आपने शेयर्स कैपिटल 3,50,000। फिर उसके बाद बारी आती है शेयर्स प्रीमियम की, और शेयर्स प्रीमियम हमें सवाल में नज़र नहीं आ रहा, इसको छोड़ दीजिए। फिर बारी आती है शेयर डिस्काउंट की, तो शेयर डिस्काउंट भी कहीं पर भी सवाल में नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद बारी आती है रिटेन अर्निंग्स की, तो बेटा ये रिटेन अर्निंग्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आप डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में 143,808। और फिर इसके बाद बारी आती है रिज़र्व की। अब रिज़र्व के बारे में एक बात ख्याल रखिएगा कि रिज़र्व जब हम रिटेन अर्निंग में लेते हैं तो सिर्फ एंट्री वाले लेते हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट में जाते हैं तो फिर सवाल वाले और ये सब मिला के लेते हैं। तो हमारे पास सवाल में सबसे पहले मुझे रिज़र्व नज़र आ रहा है, जनरल रिज़र्व 25,000। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे जनरल रिज़र्व 25,000 क्रेडिट, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रेडिट है 15,000। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40,000। जबकि एक रिज़र्व और है वो हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट में है, और वो है रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। तो ये लिखा आपने रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 16,000। सही है। ये आपकी आ गई टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। सही है जी। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, 3,50,000 माइनस 143,808 प्लस 40 प्लस 16, 262,192, 262,192, 262,192। सही है जी। अब इसके बाद अगली बात आएगी लाइबिलिटीज़ की, और बेटा लाइबिलिटीज़ लिखते वक्त हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी हम पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को प्रीफर करेंगे, फिर लिखेंगे शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर पेबल ये आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म लोन के नाम से है 1,00,000 रुपया, तो ये लिख दिया आपने लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। अब हमारे पास मजीद कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, अब हम लेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी।
इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल, ऊपर नज़र आ रहा है आपको 35,000, ये लिखा आपने अकाउंट पेबल 35,000। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोई अदर पेबल है तो बिल्कुल है, ये देखिए एक सैलरी पेबल और एक कैश डिविडेंड पेबल, सही है। ये लिखा आपने सैलरी पेबल कितना 4,500 और एक कैश डिविडेंड पेबल कितना 70,000, सही है जी। ये पेबल हो गए मुकम्मल। अब उसके बाद कोई नोट पेबल नहीं है, कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं है, लेकिन मुझे अनअर्न्ड नज़र आ रहा है, तो ये अनअर्न्ड कमीशन लिख देंगे आप कितना 10,000, जबकि ये अनअर्न्ड यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये आ गया आपका अनअर्न्ड कमीशन 10,000। हो गई पूरी लाइबिलिटीज़। अब आप इनको कर लेंगे टोटल, दैट इज़ टोटल लाइबिलिटीज़ 1,35,000 और 2,10 2,20 2,24,500। अब हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे 1,70,000 और 2,5 एक मिनट 1,70,000 2,5 2,15 2,19,500। चलिए अब हम टोटल कर लेंगे शेयर होल्डर इक्विटीज़ का और लायबिलिटीज़ का। $481,692 481,692 ये आ गई आपकी टोटल इक्विटीज़, सही है जी। अब बारी आएगी एसेट्स की, और एसेट्स में हम पहले कौन से एसेट्स लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट में से भी हम पहले टेंजिबल लेंगे और उसमें से अलाउंसेस माइनस करेंगे और फिर इंटेंजिबल लेंगे। तो गालिबा इस सवाल में इंटेंजिबल तो नहीं है, टेंजिबल में हमारे पास है प्लांट एसेट 77,500, इसमें से आप माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एसेट। अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एसेट का वो क्वेश्चन में तो है 7,500 क्रेडिट में, जबकि 7,000 मज़ीद क्रेडिट है, तो ये कितना बन गया 14,500। सही है जी। तो 77,500 माइनस 14,500 ये बन गया 63,000। इसके बाद है बिल्डिंग, और बिल्डिंग है हमारी 1,20,000। अब इसमें से माइनस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, जिसमें आपको सवाल में नज़र आ रहा है एक्यूमुलेटेड 10,750 क्रेडिट में प्लस 10,925 ये भी क्रेडिट में, तो कितना बन गया ये 10 और 10 20। $21,675। तो कितना आंसर आया इसका 98,325। सही है जी। अब मज़ीद हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, इनफैक्ट कोई इंटेंजिबल भी नहीं है, तो अब हम कर लेंगे इसका टोटल, दैट इज़ टोटल फिक्स्ड एसेट्स
161,325. And the last but not least, current assets. करंट एसेट में हम शुरू करेंगे कैश से। तो कैश है हमारे पास 1,65,000। बैंक है 55,000। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है 25,500। तो इसको लिखेंगे हम इनर कॉलम में, और इसमें से हम माइनस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट। अब ये अलाउंस फॉर बैड डेट सवाल में अगर देखूं तो डेबिट में, जबकि अगर यहाँ देखूं तो क्रेडिट में। तो यानी क्रेडिट वाला 1383, सवाल वाला डेबिट में 1000। तो कितना आंसर आया 383। तो 25,500 में से माइनस 383, 25,117। और अब मेरे पास जगह हो गई है ख़त्म। सही है जी। इसके बाद मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज के बारे में आपको पता है कि वो हम सिर्फ एडजस्टमेंट से उठाते हैं। तो ये लीजिए, ये आ गई आपकी मर्चेंडाइज 27,000। ओके, तो अब क्या करें, एक काम करते हैं। देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे आइटम पूरे हो गए। ये नंबर 4 से लेके आखिर तक सारे आइटम पूरे हो गए, यानी अब मुझे नंबर 4 से लेके आगे तक की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि इस सवाल को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, मर्चेंडाइज होगी। मर्चेंडाइज के बाद अब बारी आती है प्रीपेड की। तो प्रीपेड मुझे सवाल में नज़र आ रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के नाम से 25,000। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 25,000 डेबिट में है, जबकि 15,000 क्रेडिट में है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया तो कितना बना 10,000। सही है। अच्छा, प्रीपेड हम और तलाश करें तो सवाल में तो प्रीपेड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए एक प्रीपेड रेंट ये रहा 4,000। तो ये लिखा मैंने प्रीपेड रेंट 4,000। प्रीपेड ख़त्म हो गए। अब उसके बाद बारी आती है सप्लाइज़ की। तो मेरे ख्याल में अब हमारे सारे आइटम मुकम्मल हो गए। सप्लाइज़ भी, चूँकि सप्लाइज एक्सपेंस के नाम से नहीं, प्रीपेड एक बाकी है, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बाकी है 33,750। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 33,750। क्लियर है भाई। तो प्रीपेड भी सारे ख़त्म हो गए। सप्लाइज हमारे पास है नहीं, सप्लाइज एक्सपेंस है, तो उसकी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे सारे आइटम मुकम्मल हो चुके हैं। एक मरतबा मैं फिर देख लेता हूँ। जी हाँ, अब हमारे सारे आइटम मुकम्मल हो गए। कोई भी हमारा करंट एसेट नहीं बचा। अब हम करेंगे इसका टोटल, दैट इज़ टोटल करंट एसेट। अब ये करंट एसेट हमारे वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, तो अब हम करेंगे इसका टोटल, दैट इज़ 165 प्लस 55 प्लस 25,117 प्लस 27,000 प्लस 14,000 प्लस 33,750 319,867 319,867। और असल मरहला अब है ये जो हमने
टोटल एसिड लिखे, फिक्स एसिड लिखे थे, और ये करंट एसिड। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो पता लगेगा कि आंसर सही है या नहीं। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 161325, तो ये आंसर आ गया 481192, 481192, जबकि हमारा करंट एसिड का टोटल है 481692। इसका मतलब है कि 500 का डिफरेंस है। अब ये 500 का डिफरेंस कहाँ है, ये हमें तलाश करना पड़ेगा। ओके 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 बेटा, ये जो 500 का डिफरेंस है ना, ये जो ऑडिटर फीस मैंने 35,000 लिखी थी, ये बेसिकली क्वेश्चन में है 35,500। ये मुझसे मिस्टेक हुई कि जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने लिखी थी 35,000, जबकि सवाल में दी हुई है 35,500, तो ये ओवरलुक हो गई मुझसे 500। तो अब बजाय इसके क्या मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट जाऊँ और आपको भी बोलूँ, आप भी ड्रॉ कर चुके होंगे, तो एक काम ये कीजिए कि इस 35,500 को तो 35,000 ही कर लीजिए, ताकि हमें इनकम स्टेटमेंट में जाना ना पड़े। अब ये जो 500 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हम कहीं और एडजस्ट कर देते हैं। हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये डेबिट का डिफरेंस है ना, तो हम इसको एडजस्ट कर देते हैं कैश में। सही है, आप कैश में 1,65,500 कर लीजिए। सही है, वैसे तो सवाल आपका सही है, ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने 35,500 को 35,000 लिख दिया था, 500 मैंने वहाँ छोड़ा था, इसलिए फ़र्क आ रहा है। फ़िलहाल आप इस सवाल के लिए ये कर लीजिए कि ऑडिटर फ़ीस को 35,000 रहने दीजिए और ये 500 आप अपने कैश में ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं कैश में जाके ऐड कर देता हूँ 1,65,500, तो ये बन जाएगा 3,20,367। सही है जी, 481692। तो ये आपका आंसर हो गया बराबर 481692 टोटल इक्विटीज। सही है जी, तो ये आपका आज का सवाल था और यकीनन आपको अब बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए असाइनमेंट है, ये सवाल आप लोग खुद कीजिएगा। सही है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेसन में नई चीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।